दोस्तों, पेट के सिलेबस में जो साइंस के क्वेश्चन हैं, आज हम आपके कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो 8-10 क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं, उनको एक एक करके हम सॉल्व कराएंगे। आप देखें कि ये कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से शायद हो सकता है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएँ। कम से कम 2 क्वेश्चन इसी में से आपको मिलने की संभावना है आपके पेट के एग्ज़ाम में, जो 20 अगस्त को संभावित है। पहला क्वेश्चन है, एक हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। ये कह रहा है एक हल्के पिंड और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हल्के पिंड और एक भारी पिंड, यहाँ पर 2 पिंडों की बात हो रही है, एक हल्का है एक भारी है, बड़ा है ये भारी है। कह रहा है इनकी गतिज ऊर्जा समान है, इनकी जो गतिज ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा वो समान है। तो पूछ रहा है कि संवेग किसका ज़्यादा होगा, संवेग किसका ज़्यादा होगा। तो क्या करेंगे, आपको पहली बात तो गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या रिलेशन होता है, तो आपको हम बता देते हैं। संवेग क्या होता है, m इंटू वी। जो संवेग होता है वो m इंटू वी होता है, और गतिज ऊर्जा E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम के कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। अब इनमें आपको रिलेशन निकालना है, किसमें, संवेग में। यहाँ पे गतिज ऊर्जा कह रहा है दोनों की समान, तो दिया गया जो डाटा है वो गतिज ऊर्जा, जो पूछ रहा है वो संवेग किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ से देख लें, हम अगर रिलेशन निकालें संवेग और गतिज ऊर्जा में, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इस वाले में इसको अगर हम नीचे ऊपर हाफ mv² में m से गुणा और m से भाग कर दें, तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा हाफ mv का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई m। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, mv का होल स्क्वायर बाई 2m, और mv जो आपका होता है वो p होता है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, p² बाई 2m। ये किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर। मतलब ये जो आपकी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा बराबर आपको यहाँ से सूत्र क्या निकल के आएगा, फार्मूला निकल के आएगा p² बाई 2m। ये आपको हमने पहले भी बताया है। यदि आपसे रिलेशन पूछ ले कभी कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है, तो आपको यही बताना है, गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटे 2m। और यहाँ से देखें, गतिज ऊर्जा जो है संवेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी ये संवेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ यम के जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो अब आपसे सवाल कह रहा है कि गतिज ऊर्जा दोनों के समान है। भाई इसकी भी गतिज ऊर्जा समान है, 2 पिंड हैं, दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। अगर गतिज ऊर्जा समान है तो गतिज ऊर्जा को हम कांस्टेंट कर देंगे। गतिज ऊर्जा समान है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट हो गई, तो बचा p² और 2m। तो इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2m = p² बाई के। और ये तो आपका कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो देखेंगे जो संवेग है वो डिपेंड करेगा किस पे, m पे। और किस प्रकार डिपेंड करेगा, p² 2m पे डिपेंड कर रहा है, यानी m पे डिपेंड कर रहा है। वो इनवर्स, वो अनुक्रमानुपाती, यानी समानुपाती का मतलब एक दूसरे के समान अनुपात में ये दिखा रहे हैं। तो यहाँ से आपको पूछा गया संवेग किसका ज़्यादा होगा या किसका कम होगा, तो आपको बताना क्या, जिसका जो भारी पिंड होगा, यहाँ पर इसको हमने भारी पिंड दिखाया है बड़ा, तो यम ज़्यादा होगा तो संवेग भी ज़्यादा होगा। दोनों अनुक्रमानुपाती हैं, जिसका m ज़्यादा होगा यानी मास ज़्यादा होगा, उसका संवेग भी ज़्यादा होगा। तो आपको फाइनल आंसर में क्या निकलेगा, जो भारी पिंड है उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन में हमने आपको कई सारी बातें बता दी हैं। यहाँ से संवेग का फार्मूला भी बता दिया, और गतिज ऊर्जा का भी बता दिया, और गतिज ऊर्जा संवेग में आपको रिलेशन भी बता दिया हमने, और फिर इनमें से इस तरह से जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर भी आपको दिखा दिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नए संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक की 4 गुना हो गई, तो अभी जो आपको हमने बताया के ई बराबर p² बाई
2m। कह रहा है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाए, इसको अगर आप 4 गुना कर देंगे ये 4ke हो जाएगा p²/2m। इसको 4 गुना कर दिया गया तो संवेग पूछ रहा है क्या होगा, यानी यहां से रिलेशन अगर देखा जाए तो ये अगर 4 होगा तो p का मान निकालने के लिए इस p का मान निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आ जाएगा और 4 पे स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, यानी उसका जो संवेग आएगा वो कितना आ जाएगा 2 गुना। सवाल में यही पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना गुना हो जाएगा, तो संवेग उसका कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर 4 को रूट में लेगा, रूट में लेने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 गुना। ठीक है, तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल, एक कार व एक ट्रक दोनों समान वेग से जा रहे हैं। एक कार है और एक ट्रक है, दोनों समान वेग से जा रहे हैं। दोनों में एक साथ ब्रेक लगाने पर रुकने में कौन कम समय लेगा, यानी कौन जल्दी रुक जाएगा। तो आपको बताना है कि भाई एक कार है और एक ट्रक है, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा ट्रक जो होता है वो भारी होता है और ये हल्का होता है। दोनों समान वेग से चल रहे हैं, ये भी v से चल रहा है, ये भी v से चल रहा है, समान वेग से चल रहे हैं। दोनों में डिफरेंट क्या है, ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों में साथ ब्रेक लगाया जाए तो रुकने में कम समय कौन लेगा, तो रुकने में कम समय कौन लेगा, कार लेगा। क्यों? क्योंकि इस पे जो संवेग अप्लाई हो रहा है वो स्मॉल mv हो रहा है और इस पे जो संवेग अप्लाई होगा वो कैपिटल mv होगा। संवेग ज्यादा होने का मतलब फोर्स उसमें ज्यादा होगा, जिसका संवेग ज्यादा होगा उसमें फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा लग रहा होगा ट्रक में, इसलिए रुकने के लिए उसको समय ज्यादा चाहिए, यानी वो ज्यादा दूरी चल करके रुकेगा, समय इसमें ज्यादा लगेगा रुकने में। और ये हल्की होती है कार, इसकी अपेक्षा ट्रक की अपेक्षा हल्की होगी, मास इसका कम है, इसलिए इसमें संवेग कम होगा। संवेग कम होने का मतलब इसके द्वारा लग रहा फोर्स कम होगा और फोर्स कम होगा तो ये जल्दी आपकी रुक जाएगी। तो आंसर कौन सा होगा, कार जल्दी रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जिसमें कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बताइए कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी या अधिक होगी। सवाल क्या, भारी होगा, बंदूक का जो वजन होगा वो गोली की अपेक्षा भारी होगा। और फिर आपको पता है कि जितना फोर्स ये आगे लगाएगी उतना फोर्स यहाँ पर पीछे लगेगा। फोर्स यहाँ पर पीछे लग रहा है, यहाँ पर जो बंदूक और गोली का है, अगर बंदूक का द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लें, गोली का स्मॉल m मान लें, वेग यहाँ पर चूंकि दोनों में जो ऊर्जा यहाँ पर निकल रही थी वो अभी वेग, जितने वेग से ये आगे जाएगी उतने वेग से इसको धक्का देगा। इसका मतलब v तो समान हो जाएगा, लेकिन v समान होने का मतलब क्या हो गया, जितने वेग से ये धक्का देगा पीछे उतने वेग से ये आगे जाएगा। तो धक्का देने पर मास ज्यादा था, इसका मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसमें मास ज़्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम होगी, और जो मास कम है उसमें मास कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों की गतिज ऊर्जाएं, सवाल में क्या कह रखा है, समान है। दोनों की गतिज ऊर्जा अगर समान है, यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं ke बराबर कैपिटल mv और ke बराबर स्मॉल mv। कह रहा है कि भाई आप बताओ कि यहाँ पर अगर गतिज ऊर्जाएं दोनों की समान है तो mv और mv दोनों समान होंगे। ये समान कब होंगे, मास अगर ज़्यादा होगा तो वेग यहाँ पे कम होगा, और मास कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। तो किसका मास कम है, गोली का मास कम है, इसका मतलब गोली में वेग ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला सवाल देखें, तो गतिज ऊर्जा जिसमें वेग ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल लगाना पड़ता है, क्यों। जब आप साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तो आपको काफ़ी बल लगाना पड़ता है, और जब साइकिल कुछ दूर चल पड़ती है तो वो आसानी से कम बल लगाने पर भी चलती रहती है। क्यों, क्योंकि शुरुआत में, इसका आंसर क्या होगा, शुरुआत में साइकिल स्थिर रहती है और स्थिर चीज में क्या होता है, जड़त्व। तो आपका आंसर होगा कि जड़त्व के कारण उस पर उस समय ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, क्योंकि जड़त्व को वहाँ पर उस समय कम करना होता है या जड़त्व पर जीत हासिल करनी पड़ती है आपको। अगला क्वेश्चन है, यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो द्रव केस नली में द्रव की क्या स्थिति होगी।
कह रहा है कि स्पर्श कोण न्यून कोण हो। तो आपने केस नली पढ़ी होगी, तो ये इस तरह से केस नली का मतलब आपको बता देते हैं। केस का मतलब बाल हो गया, बाल के समान नली। तो केस नली आप देखे होंगे इस तरह से, यहां पर कोई भी द्रव कब चढ़ेगा कब नहीं चढ़ेगा। जो भी द्रव कांच को भिगोएगा, जो द्रव कांच को भिगोएगा वो ऊपर चढ़ेगा, और जो भिगोता नहीं है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता। तो एक चीज आपको क्लियर क्या करनी है, जो द्रव कांच को भिगोएगा वो ऊपर चढ़ेगा। अगर भिगो रहा होगा तो जाहिर सी बात है ये ऊपर खींचेगा, ये ऊपर ऐसे जल को खींचेगा, और यहां पर जो इस तरह से कोण बनता है इसी को हम कहते हैं स्पर्श कोण। इसको हम बड़ा बना करके दिखा देते हैं आपको। नली आपकी छोटी होगी, यहां से ये जो एंगल बन रहा है, यानी जो द्रव चढ़ेगा वो इस तरह से चढ़ेगा। इस किनारे पर जहां पर उसकी बाउंड्री होगी उधर द्रव ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, इधर ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, उसमें इस प्रकार का कोण बनेगा, और इसी कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं। ये स्पर्श कोण ज़्यादा होगा कब, जब नली पतली होगी। नली जितनी पतली होगी स्पर्श कोण उतना कम होगा। यहाँ देखें, नली जितनी पतली होगी वो स्पर्श कोण कम होगा। नली जैसे फैलती जाएगी कोण भी आपका बढ़ता जाएगा। कोण बड़ा होने का मतलब ये बढ़ेगा तो ऐसे बढ़ जाएगा यहाँ पर, मतलब द्रव का चढ़ाव नीचे हो जाएगा। एंगल बड़ा होगा, थीटा बड़ा होगा, स्पर्श कोण बड़ा होगा तो इसका चढ़ाव नीचे होगा, और अगर केस नली पतली होगी तो स्पर्श कोण का मान कम होगा। तो सवाल ने क्या कहा था, यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो द्रव केस नली में उसकी क्या स्थिति होगी। अगर स्पर्श कोण न्यून कोण होगा, न्यून कोण होने का मतलब द्रव ऊपर की ओर चढ़ेगा। अधिक कोण होगा तो द्रव नीचे आ जाता है, अधिक कोण होगा तो द्रव नीचे आएगा, न्यून कोण होगा तो द्रव ऊपर चढ़ेगा। तो आपका आंसर होगा द्रव ऊपर चढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है केस नली अगला क्वेश्चन देखें। केस नली, यदि केस नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले द्रव की लंबाई पर क्या परिवर्तन होगा। केस नली कह रहा है, इसका केस नली का व्यास, जो व्यास है ये अभी हमने आपको क्या केस नली बना के दिखाई, तो यहां पर जो इसका व्यास है, तो ये व्यास कह रहा है अगर हम इसको 2 गुना कर दें, व्यास को 2 गुना कर दें, इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सब बढ़ जाएगी, वृत्ताकार पथ में ये 2 गुना हो जाएगा, तो त्रिज्या इसकी भी दोगुनी हो जाएगी। जब ये बढ़ जाएगा, तो अभी आपको हमने बताया कि इस पर ये बढ़ जाएगा, केस नली की चौड़ाई बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर थीटा भी बढ़ जाएगा, जो स्पर्श कोण था वो बढ़ जाएगा, और जब स्पर्श कोण बढ़ जाएगा तो आपको हमने बताया द्रव नीचे की ओर घट जाएगा, यानी जितना द्रव चढ़ता था अब ये थीटा अभी पहले जो भी था अब ये कह रहा है कि दुगुना कर दिया गया। अगर ये दुगना कर दिया गया तो उसके रेशियो में थीटा जो दुगना हुआ, द्रव का चढ़ाव आधा हो जाएगा। पहले अगर वो 10 मीटर चढ़ता होगा तो अब थीटा दुगना होने पर वो 5 मीटर ही चढ़ेगा। यदि वो पहले 20 मीटर चढ़ता रहा होगा, थीटा को हम दुगना कर देंगे, ये वैल्यू आपकी दुगनी हो गई, तो द्रव का चढ़ाव आधा हो जाएगा, यानी 20 मीटर चढ़ता होगा तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, उसका चढ़ना कितना हो जाएगा, आधा। द्रव जो चढ़ेगा कहाँ तक चढ़ेगा, पहली लंबाई जितनी चढ़ती होगी उसका आधा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें। पेट्रोल से लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझाते। तो पेट्रोल से अगर कभी आग लगी हो तो आप ये भी जान जाएं कि पानी से आपको नहीं बुझाना है। क्यों नहीं बुझाते, इसका आंसर क्या है कि जो पानी होता है वो पेट्रोल से भारी होता है। कभी आपको पता चलता हो कि पेट्रोल पानी पर गिर जाए तो ऊपर ही तैरता है, इसका मतलब तैरने का मतलब क्या हो गया, वो हल्का होता है, और हल्का होता है तो पानी नीचे चला जाएगा, और पेट्रोल में आग लगी होगी, पेट्रोल ऊपर ही रहेगा तो वो जलता रहेगा, यानी वो बुझ नहीं पाएगा। तो आपको बुझाना किससे चाहिए, बालू से, मिट्टी से, इत्यादि चीज़ों से, लेकिन कभी पानी से नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में खुद मैसेज करेंगे, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव कितना होगा। ठीक है।